हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के प्रश्न उत्तर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत ये 19वां पाठ है और पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। तो आइए हम आपको बताते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले एक झलक देख लेते हैं इस पाठ को। आप इस पाठ को चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें और चाहे यहाँ से, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, एक बार इस पाठ को जरूर पढ़ लें ताकि आपको यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे अच्छे से समझ आ जाएं। तो देख रहे ना आप, ये है आपका 19वां पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय और इसके जो लेखक हैं कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, इस पाठ में यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हैं आपके प्रश्न और इन सब के उत्तर हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ, और इसी प्रकार लगातार देखते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक पाठ की वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। ध्यान दें आप, सबसे पहला प्रश्न आपका इस पाठ में, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर? उत्तर इस प्रकार से लिखें आप, गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर, इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी पर या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो उत्तर लिखेंगे आप, यहाँ पर से देख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। पाई पाई का मतलब समझते हैं ना, एक एक पैसे का। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे, यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी इस चुस्ती का साक्षात प्रमाण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसे याद भी करें। यहाँ पर बात करते हैं तीसरा प्रश्न, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे? तो उत्तर लिखेंगे आप तीसरे प्रश्न का, यदि हम कोई बाल आश्रम खोलना है या हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा। और कैसे लिखेंगे बच्चों? इस प्रकार से आप जो एक टेबल भी बना सकते हैं या दो साइड में इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे खर्च और यहाँ पर लिखेंगे मद। ध्यान रखें, यहाँ पर लिखें आप मद और यहाँ पर लिखें खर्च। सबसे पहले इमारत पे 10 लाख रुपये खर्च आ सकता है। प्रबंधक पर 15,000 रुपये महीने की वेतन देना पड़ेगा उसे, और सहायक कर्मचारी जो होंगे उन्हें 35,000 रुपये मासिक वेतन देना होगा। और बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था आदि पर 2 लाख रुपये सालाना खर्चा आ सकता है। और खाद्य पदार्थों का जो खर्च होगा ये होगा 25,000 रुपया मासिक यानी कि महीने का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अन्य खर्च बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा आदि पर 30,000 रुपये मासिक आ सकता है। कुल अनुमानित खर्च लगभग 3,05,000 हो सकता है। तो इस प्रकार से आप एक टेबल के द्वारा भी और चाहे तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। दो साइड में लिखें आप, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ पर लिख दें मद
और यहाँ पर तो खर्चा लिखा हुआ है और इस प्रकार से लिखते चले जाएं तो आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दें आप, ये तीसरा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, चौथा प्रश्न है आपके लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका चौथा प्रश्न और इसमें पूछा है बच्चों, चौथे प्रश्न में पूछा है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा प्रश्न बच्चों आप पर टिका हुआ है, आपके लिए ये प्रश्न कि आप कई कामों को कर सकते हैं, कई को नहीं कर सकते और कई को आप जो है सीख ही नहीं सकते। तो ऐसे कामों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे नंबर 1, फल सब्जियाँ उगाना। मुझे फल सब्जियाँ बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में रहने के कारण तथा घर छोटा होने के कारण मैं यह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कपड़े सिलना। मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूँ, परंतु अनुभव न होने के कारण मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे, लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियाँ शुरू होते ही दादाजी के पास गांव जाऊंगा, फल सब्जियां उगाने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपना छोटा बगीचा बनाऊंगा। साथ ही इस बार मैं मम्मी के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस जाऊंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां के कार्य निपटा सकूं। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, पांचवा प्रश्न, और इसमें कहा है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखें, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं और हेडिंग डाल के लिख सकते हैं आप। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, स्वच्छ तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, श्रम को बढ़ावा देना। ठीक है। आश्रम की कार्यप्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। समझ गए ना आप बच्चों? तो इस प्रकार से आप अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आगे भाषा की बात से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए, और आप क्या करेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न में। अनुमानित शब्द, अनुमान में इत प्रत्यय क्या लगा? इसमें इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नित में परिवर्तित हो जाता है। अनुमान जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुमान नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और लिखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। तो आप देखेंगे इनमें अंतर देखेंगे बच्चों, इत प्रत्यय लगाने से शब्द कैसे बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप, प्रमाणित, प्रमाण में क्या है? प्रमाण मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। प्रमाण क्या है? मूल शब्द, याद रखें ये मूल शब्द है बच्चों, और इत क्या है? प्रत्यय। तो इत प्रत्यय लगाने से किस प्रकार से आप देखते हैं शब्दों को बना सकते हैं। व्यथित, व्यथित में व्यथा एक मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। द्रवित में द्रव जो है मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। मुखरित में मुखर मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है, तब क्या बन जाए? मुखरित। और झंकृत में भी उसी प्रकार, झंकार एक मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है। शिक्षित में शिक्षा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। और यहाँ पर मोह जो है मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। और चर्चा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? चर्चा प्लस इत चर्चित, और इसी प्रकार मोह प्लस इत मोहित, शिक्षा प्लस इत शिक्षित, झंकार प्लस इत झंकृत, और मुखर प्लस इत मुखरित, द्रव प्लस इत द्रवित, व्यथा प्लस इत व्यथित, और प्रमाण प्लस इत प्रमाणित। तो इसी प्रकार से आपने देखा नहीं यहाँ पर, तो इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय। पहले क्या पढ़ा था आपने? इत, तय था ना यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा बच्चों। पहले क्या था? तय। इत प्रत्यय था, उसके बाद इक प्रत्यय की बात की जा रही है। तो इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह, और इसमें इक प्रत्यय लगाए तब क्या बन गया? साप्ताहिक।
नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक और दैनिक। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो इनमें आपने प्रत्यय को अलग करके मूल शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मौखिक, उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर में क्या लिखेंगे? मौखिक। तो मौखिक में क्या है? मूल शब्द क्या है? मुख। क्या है? मूल शब्द मुख है, और एक प्रत्यय लगा है तब क्या बन गया ये? मौखिक। संवैधानिक में संविधान मूल शब्द है आपका, और एक क्या है? प्रत्यय है। प्राथमिक में प्रथम मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। नैतिक में नीति मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। इसी प्रकार से पौराणिक में पुराण क्या है? मूल शब्द है। क्या है ये? मूल शब्द, और एक क्या है? प्रत्यय है। दैनिक में दिन मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। समझे ना बच्चों? तो आपको जो मूल शब्द अलग करना था, तो मूल शब्द क्या है? इनमें मुख्य है, संविधान है, प्रथम है, नीति है, पुराण है। ये क्या है? सब मूल शब्द हैं। और जो पीछे से एक लगे हैं यहाँ पर, ये एक क्या है? प्रत्यय हैं। समझ गए बच्चों? और इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे सामासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो आप समास के बारे में जानते होंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, धनहीन। तो धनहीन का मतलब क्या होता है? धन से हीन। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। और रसोई घर, रसोई के लिए घर। आकाशवाणी, आकाश से वाणी। देश निकाला, तो यहाँ पर देश से निकाला हुआ। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ध्यान दें आप, उपयुक्त विग्रह को देखने से पता चलता है कि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को प्रकट या स्पष्ट कर रहा है। समझ गए ना बच्चों? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें, अच्छी सी परीक्षा की तैयारियां करें। और इसी प्रकार बच्चों लगातार देखते रहे अपने कक्षा 7 हिंदी बसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और लगातार देखते रहें चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर बच्चों अगली वीडियो में।